हाल ही में एक बड़ी और दिलचस्प खबर सामने आई है। इजराइल के बाद अब रूस ऐसा देश बन गया है जिसने खुलकर कहा है कि उसे भारत से 10 लाख कामगारों की जरूरत है आने वाले कुछ महीनों में, और लगभग इसी साल के अंत तक ये कहा जा रहा है कि करीब 10 लाख भारतीय वर्कर्स रूस जाएंगे। खास तौर पर रूस के जिस इलाके में इन्हें काम पर रखा जाएगा वो है सरदोल्स रीजन, जो रूस के बीचों बीच स्थित है। यह अपने आप में भारत और रूस के बीच अब तक की सबसे बड़ी वर्कफोर्स डील मानी जा रही है, और खास बात यह है कि यह सीधा पश्चिमी देशों की पाबंदियों को चुनौती देगा। अब सवाल ये उठता है कि भला अमेरिका और यूरोप इससे नाराज क्यों होंगे? इसमें सैंक्शन यानी पाबंदियों को चुनौती देने वाली बात क्या है? तो चलिए जरा सोचिए, जब 10 लाख भारतीय वर्कर्स रूस जाएंगे तो स्वाभाविक है कि उनकी सैलरी रूस की अपनी करेंसी रूबल में दी जाएगी, क्योंकि रूस में डॉलर और रुपया तो चलता नहीं। अब असली पेच यहीं पर है। चूंकि रूस फिलहाल ग्लोबल स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से कटा हुआ है, तो सवाल यह है कि आखिर वो भारतीय कामगार अपनी सैलरी कैसे भारत भेज पाएंगे? कैसे उनकी मेहनत की कमाई अपने परिवार तक पहुंचेगी? ऐसे में जरूरत पड़ेगी एक नए पेमेंट सिस्टम की जो सिर्फ भारत और रूस के बीच काम करे। इसी सिलसिले में चर्चाएं जोरों पर हैं कि बहुत जल्द व्लादिमीर पुतिन भारत की यात्रा कर सकते हैं। उनकी भारत यात्रा का मकसद यही हो सकता है, एक ऐसा सिस्टम तैयार करना जिससे रूस की कंपनियां भारतीय वर्कर्स को पेमेंट कर सकें और वो पैसा सुरक्षित तरीके से भारत ट्रांसफर हो सके। क्योंकि जब तक ये इंतजाम नहीं होगा, कोई भी भारतीय वर्कर रूस जाने का रिस्क नहीं लेना चाहेगा। सैलरी अगर रूबल में मिलेगी और उसे भारत भेजने का कोई भरोसेमंद सिस्टम नहीं होगा तो मामला मुश्किल हो जाएगा। कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि जब भारत ने रूस से तेल खरीदा तो भुगतान तो हमने पहले भी भारतीय रुपये में किया था, तो फिर उन्हीं रुपयों से वर्कर्स को पैसा क्यों नहीं दिया जा सकता? तो इसका जवाब यह है कि तेल का भुगतान रूसी सरकारी कंपनियों को किया गया था, जबकि ये वर्कर्स प्राइवेट और दूसरी तरह की कंपनियों के लिए काम करेंगे। इसलिए एक अलग पेमेंट चैनल की जरूरत होगी, और बिना ये साफ हुए कि आखिर उन्हें पैसा किस करेंसी में मिलेगा और क्या उसे भारत में कन्वर्ट करा पाएंगे या नहीं, तब तक कोई भी समझदार वर्कर ऐसे हालात में बाहर जाने का फैसला नहीं करेगा। अब देखना होगा कि पुतिन की संभावित यात्रा में इस नई डील और पेमेंट सिस्टम को लेकर क्या रास्ता निकलता है। ये डील जितनी बड़ी है उससे कई गुना ज्यादा इसका असर भारत, रूस और पश्चिमी देशों के बीच ताकत के समीकरण पर पड़ने वाला है। भारत और रूस के बीच जिस तरह से एक नया पेमेंट सिस्टम बनाने की जरूरत सामने आई है, उसने पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका को बेचैन कर दिया है। दरअसल वेस्टर्न कंट्रीज के लिए ये किसी भी सूरत में मंजूर नहीं होगा कि रूस के खिलाफ लगाई गई पाबंदियों को इस तरह से कोई देश बायपास करे। यही वजह है कि अब अमेरिका में भारत को लेकर बयानबाजी का सिलसिला तेज हो गया है। अगर आप हाल की घटनाओं पर गौर करें तो देखेंगे कि अमेरिका के सीनियर सेनेटर लिंची ग्राम ने भी भारत को लेकर तीखे शब्द इस्तेमाल किए। उन्होंने हाल ही में कहा कि भारत जो कर रहा है वो बेहद निंदनीय है। जिस बिल की वो बात कर रहे थे वो रशिया सैंक्शंस बिल है, जिसमें कहा गया है कि अगर भारत रूस से लगातार तेल की खरीदारी करता रहा तो भारत पर 500% टैरिफ लगाने की तैयारी की जाएगी। लिंजी ग्राम, जो डोनाल्ड ट्रंप के काफी करीबी माने जाते हैं, उन्होंने यूं तो बयान में चीन, भारत और ब्राजील का नाम लिया, मगर जब बात भारत की आई तो शब्द कुछ ज्यादा ही कड़े हो गए। उनका कहना था कि भारत अब भी रूस से तेल खरीद रहा है और फिर उसे रीसेल कर रहा है। इसे उन्होंने डिस्पकेबल यानी बेहद घटिया और निंदनीय कहा। सबसे दिलचस्प बात यह है कि चीन रूस से भारत के मुकाबले कई गुना ज्यादा तेल खरीदता है, फिर भी इस मुद्दे पर ज्यादा दबाव भारत पर ही डाला जा रहा है। वजह सिर्फ इतनी है कि अमेरिका को अंदेशा है कि भारत रूस से 5th जनरेशन फाइटर जेट्स खरीद सकता है। वैसे तो अभी ये पक्की बात नहीं है, लेकिन लगातार ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि भारत का F-35 विमान लेने का इरादा अब काफी हद तक कमजोर पड़ चुका है, और जो एम्स ये प्रोजेक्ट है उसमें भी अभी वक्त लगेगा। ऐसे में हो सकता है कि भारत कुछ समय के लिए रूस के 5th जनरेशन फाइटर जेट्स पर दांव लगाए। साथ ही जो ताजा चर्चा है वो ये कि भारत से 10 लाख कामगारों को रूस भेजे जाने की योजना है। ऊपर से तेल की खरीदारी में भारत का लगातार बढ़ता आंकड़ा, ये सारी बातें अमेरिका और यूरोप को नागवार गुजर रही हैं, क्योंकि जैसे ही दुनिया में हालात और बिगड़ते हैं, कभी भी किसी भी रात कोई खबर आ सकती है कि इजराइल ने फिर से ईरान पर हमला कर दिया, या फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर हालात तनावपूर्ण हो गए। ऐसे में सऊदी अरब और यूएई की तेल शिपमेंट्स पर असर पड़ेगा और भारत की निर्भरता
रूस पर और गहरी हो जाएगी। ये भी देखने वाली बात है कि इस पूरे मसले में चीन से ज्यादा निशाना भारत को बनाया जा रहा है। यहाँ तक कि लिंजी ग्राम ने साफ कहा कि इस वक्त सबसे बड़ा ऑफेंडर चीन, भारत और ब्राजील हैं। मगर जो शब्द भारत के लिए निकले वो बाकी देशों के मुकाबले कहीं ज्यादा तल्ख थे। आखिर में उन्होंने ये भी कहा कि अब अमेरिका को ये तय करना होगा कि वो किसके साथ खड़ा है। अगर अमेरिका को अपना दबदबा बनाए रखना है तो उसे ये जाहिर करना होगा कि वो चीन, भारत और ब्राजील को ऐसे ही बचकर नहीं निकलने देगा। ये तीनों देश अगर रूस की मदद करते रहे तो इन पर तगड़ी कार्रवाई होगी। तो कुल मिलाकर जो चालें बिछाई जा रही हैं वो सिर्फ तेल या वर्कर्स की नहीं बल्कि जियोपॉलिटिक्स के बड़े खेल का हिस्सा हैं। और इसमें भारत की भूमिका अब पहले से कहीं ज्यादा अहम होती जा रही है। ये जो कुछ लोग सोच रहे हैं कि अमेरिका की धमकियां बस यूं ही दी जा रही हैं, तो उन्हें समझना होगा कि जो रशिया सैंक्शंस बिल सामने आया है वो मजाक नहीं है। इसमें जो 500% टैरिफ लगाने की बात की जा रही है वो असल में इंडिया, चीन और ब्राजील इन तीनों के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता है। अब आप सोचिए, अगर ऐसा टैरिफ वाकई लगाया गया तो भारत की कई बड़ी कंपनियां तगड़ी मार झेलेंगी। हाँ, अगर कोई वेवर या छूट का सिस्टम बनाया जाता है तो शायद कुछ राहत मिल जाए, वरना भारत अमेरिका रिश्तों को भी इससे झटका लगेगा, और वो भी ऐसा कि लंबे समय तक उसका असर दिखेगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या भारत सरकार वाकई 10 लाख भारतीयों को रूस भेजने देगी? क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो भारत रूस रिश्ते पूरी तरह बदल जाएंगे। वजह भी साफ है। देखिए, भारत और अमेरिका के रिश्ते की एक मजबूत कड़ी ये है कि लाखों भारतीय अमेरिका में काम कर रहे हैं। वहां से वो पैसा कमाकर भारत भेजते हैं। इसी को रेमिटेंस कहा जाता है और इसी पर अमेरिका ने हाल ही में 1% टैक्स लगा दिया है। अब ये टैक्स यूं ही नहीं रुकने वाला। जिस तरह दुनिया भर में टैक्स बढ़ते हैं, कोई हैरानी नहीं होगी अगर 4-5 साल में ये 2% भी कर दिया जाए। अमेरिका फिलहाल भारत का सबसे बड़ा रेमिटेंस सोर्स है। अब अगर यही चीज रूस में भी शुरू हो गई, यानी लाखों भारतीय वहां काम करके पैसा भारत भेजने लगे, तो ये अमेरिका के लिए सीधी टेंशन की बात होगी। और इसमें कोई बड़ी वजह भी नहीं है कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता। रूस को फिलहाल वर्कर्स की जबरदस्त जरूरत है। वहां की आबादी लगातार घट रही है। एआई और रोबोटिक्स अभी उस स्तर पर नहीं पहुंचे कि इंसानों की जगह ले सकें। उसमें अभी कई दशक लगने हैं। रूस जैसा विशाल देश, जहां एक तरफ आबादी कम हो रही है, दूसरी तरफ वॉस्टॉक जैसे रिमोट रीजन को डेवलप करना है, उनके लिए 1 मिलियन यानी 10 लाख तो बहुत छोटा आंकड़ा है। अगर आने वाले समय में हालात बने तो कोई हैरानी नहीं कि रूस को 4 से 5 मिलियन भारतीय वर्कर्स की जरूरत पड़ जाए, क्योंकि रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है और उसके कई हिस्सों में कनेक्टिविटी आज भी न के बराबर है। अमेरिका को इस बात का डर है। उन्हें पता है कि अगर भारत के लाखों वर्कर्स रूस चले गए तो फिर भारत रूस के बीच जो रिश्ते बनेंगे वो अमेरिका के लिए परेशानी का सबब बन जाएंगे। और सिर्फ रिश्ते ही नहीं, भारत की जियोपॉलिटिक्स में रूस का दखल कई गुना बढ़ जाएगा। अब आखिरी बात जो बेहद जरूरी है, जैसे ही रूस का नाम आता है, हमारे अपने देश में कुछ घटिया सोच वाले लोग वहां की महिलाओं को लेकर बेहुदा बातें करने लगते हैं। एक बात साफ समझ लीजिए, ये जो 5% लोग हैं जिनकी सोच ऐसी है, असल में वो समाज के लिए सबसे घटिया सोच रखने वाले लोग हैं। क्योंकि सोचिए, अगर कल को दुनिया की नजर भारतीय महिलाओं के लिए भी ऐसी ही गिर जाए तो क्या वो ठीक लगेगा? बिल्कुल नहीं। इसलिए किसी भी देश की महिलाओं के लिए इज्जत रखना सीखिए, क्योंकि सम्मान देने से ही सम्मान मिलता है और ये बात हर किसी को समझ लेनी चाहिए।